हेलो दोस्तों, मैं हर्षित शर्मा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का प्ले विथ साइंस के एक और इस मज़ेदार वीडियो में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर की मैथ। और हमने जी हाँ, पहला जो चैप्टर है, पहली एक्सरसाइज यूनिट 1 की पार्शियल डिफरेंशिएशन, वो कंप्लीट कर ली। अब आगे हम एक और इम्पोर्टेंट और मज़ेदार एक्सरसाइज पे, जिसका नाम है एक्सरसाइज नंबर 2 है, जिसका नाम है चाप का अवकलज एवं पदिक समीकरण। इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल ऑफ आर्क एंड पेडल इक्वेशन। ठीक है, ये बोलते हैं इसे। तो आज के इस वीडियो में हम डिफरेंशियल ऑफ आर्क का बेसिक है ना, जितना भी वो पढ़ने वाले। और आज तो फॉर्मूले की बारिश होने वाली है, मतलब इतने अच्छे अच्छे फॉर्मूले दिखेंगे आपको, मजा आ जाएगा। और ट्रिक से भी बताऊंगा मैं उनको। और फिर अगले लेक्चर में उनके 2-3 क्वेश्चन, और फिर आ जाएंगे हम पेडल इक्वेशन के ऊपर। तो बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बस आपको तो मैं एक ही सजेशन देता हूँ कि अंत तक बने रहिए, फिर आएगा आपको मजा। और जब आप बेसिक पढ़ोगे ना, तो फिर आपको क्वेश्चन में भी दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए और इन्जॉय कीजिए। शुरुआत करते हैं हम एक नए सफ़र की, एक्सरसाइज नंबर 2। एक नए माइंडसेट के साथ बैठिए और पढ़ाई को एक नई रफ्तार दीजिए। ठीक है, तो पहले तो मैं अगर चाप के बारे में आपको बताऊं, चाप का अवकलज। चाप क्या होता है? आपने 10th 9th 8th में पढ़ा होगा। चाप मतलब एक प्रकार ले लिया, उससे खींच दिया। और सिंपली आपको अगर इसकी डेफिनेशन बताऊं, एकदम सिंपल, तो आप क्या सोचते थे शुरुआत से? आपने चाप खींच दिया, वो चाप क्या बताता था? वो चाप बताता था कि पूरा वो कर्व कैसा है। एक आपने छोटा सा चाप खींच दिया, वो छोटा सा चाप ही आपको पूरी कर्व की स्ट्रक्चर बता देता था कि कैसी होगी उस कर्व की स्ट्रक्चर। तो ये सिंपल डेफिनेशन है। और अगर आपको एक लाइन में अगर मैं बता दूं, तो देखिए, ध्यान से देखिए। किसी वक्र, इसे एग्जांपल से भी दिखाऊंगा मैं। किसी वक्र के किन्हीं, वक्र को इंग्लिश में कर्व बोलते हैं। किसी कर्व के किन्हीं दो बिंदुओं, 2 पॉइंट, 2 पॉइंट, दो बिंदुओं, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को मिलाने वाली, इसकी सिंपलेस्ट डेफिनेशन बता रहा हूं मैं। मिलाने वाली रेखा क्या होती है? वाली रेखा ही क्या होती है? चाप इन इंग्लिश आर्क होती है। ठीक है, आर्क कहलाती है या फिर होती है। तो ये है इसकी एक लाइन में मैंने आपको बता दिया कि चाप क्या होता है। अब चाप के बारे में पढ़ेंगे। चाप का अवकलज दे रखा है। पहले तो मैं इसका एग्जांपल दिखा देता हूं। देखो, एक कोने में एक जादू कर देता हूं मैं अभी, देखो। ओके, तो ये है, ये मैं एक ग्राफ के ऊपर एक कर्व खींचा। नाम बताओ अभी के अभी कमेंट में कि इस कर्व का नाम क्या है। इसे बोलते हैं पैराबोला या फिर परवलय। इसकी इक्वेशन क्या होती है? इसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। क्योंकि ये एक्स है, वाई पे बन रहा है। एक्स से शुरू होके ऐसे वाई पे बन रहा है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई इसकी होगी। ये आगे मैं आपके चैप्टरों में आएंगे ना, तब आपको ये डिटेल से बताऊंगा कि ग्राफ के कैसे कर्व होते हैं, किस प्रकार से नहीं बनाया जाता है। ठीक है, पर अभी इसे अगर आपको नहीं पता है तो थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए। ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, इतना ही नहीं बताना चाहता मैं। अभी तो मुझे आर्क या फिर चाप के बारे में भी बताना है। तो देखिए जरा ध्यान से, ये कोई पॉइंट है, मान लो इसे क्या मान लेते हैं? पी। और यार इतना, ये कोई पॉइंट है पी, और यहां से ऐसे चले 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 चले, ठीक है आगे चलते हैं। और ये, इसे मान लेते हैं क्या? इसे मान लेते हैं क्यू। अब छोटे से इसे लिख देते हैं। इसे मान लिया हमने पी, इसे मान लिया क्यू। ओके, इसे बोलते हैं चाप। और चाप को मैंने अभी तक एक इंपॉर्टेंट चीज नहीं बताई। चाप को इंग्लिश में बोलते हैं आर्क है, पर इसे कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। तो ये चीज है कैपिटल एस मतलब आर्क। कोई और लैंग्वेज से ले लिया होगा पहला अक्षर कैपिटल एस। ठीक है, तो इससे इसे डिनोट करते हैं कैपिटल एस से। और आगे चलते हैं अब इसके बारे में। अब इसका क्या दे रखा है? डिफरेंशियल ऑफ आर्क। आर्क मतलब चाप के बारे में तो हमने बेसिक नॉलेज ले ली। ठीक है, सारी चीजें जीरो से स्टार्ट करता हूं मैं, और फिर उसे हीरो बना देता हूं, उसे नहीं आपको। ठीक है, तो अब देखिए, मतलब एक और पॉइंट में अगर आपको बताना चाहूं, डिफरेंशियल ऑफ आर्क
है इसके अंदर। टॉपिक का नाम क्या है? डिफरेंशियल ऑफ आर्क। मतलब आर्क जो है ना उसका डिफरेंशिएशन करना है, मतलब आर्क का कोई फंक्शन होगा उसी का तो हम डिफरेंशिएशन करेंगे। तो इसका बेसिक सा अगर आपको बताऊं तो बेसिक देखिए, एस इज इक्वल टू एफ एक्स। यदि एक्स उसके अंदर वेरिएबल दे रखा है तो वो नॉर्मल सा क्या होगा, नॉर्मल सा आर्क का फंक्शन क्या होगा, उसकी इक्वेशन क्या होगी, एक्स इज इक्वल एस इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, फिर उसका एक्स के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। ये तो था नॉर्मल बेसिक परिचय दे दिया मैंने आपको, आधारभूत जो नींव बनती है ना किसी इमारत की, तो उसके लिए था बस ये। अब आगे चलते हैं, बस यहां से होता है मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट। नाम क्या है? एक चाप का इसकी जीवा से अनुपात। इंग्लिश में क्या है? रेशियो ऑफ एन आर्क टू इट्स कोड। ओके, जीवा को इंग्लिश में बोलते हैं कोड, और हम चाप और उसकी जीवा का अनुपात देखने वाले हैं, मतलब रेशियो देखने वाले हैं क्या होता है। और ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं। ऑप्शनल क्वेश्चन में अगर पूछा जाए तो लास्ट में का इसका जो कंक्लूजन आएगा ना वो डायरेक्ट पूछा जाएगा और आपको ऑप्शन में टिक लगाना होगा। पर आपको जो मैं अभी डेरिवेशन बताऊंगा ना छोटा सा, वो भी डायरेक्ट पूछ सकता है। एकदम आपको सरल तरीके से बता दूंगा, रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। पर वो भी पूछ सकता है कि एक चाप है उसकी जीवा का अनुपात बताओ, तो आपको डायरेक्ट यही लिख के आना है जो मैं भी आपको बता रहा हूँ। तो मैंने आपको ये तो बता दिया कि चाप क्या होता है, तो एक बार फिर से खींच देते हैं चाप क्या होता है। ऐसे से हमने कुछ खींच दिया, इतना खराब, थोड़ा सा गोलाई आनी चाहिए नीचे यार। ठीक है, ऐसा हमने कुछ चाप खींच दिया। अब इस चाप से हमें क्या पता चल रहा है? इस चाप से हमें पता चल रहा है कि ये ना ऐसे घूम के और एक वर्त बनाएगा। ठीक है, तो उसे बोलते हैं चाप, जो उसकी क्या डिनोट करते, क्या बता दे, उसकी स्ट्रक्चर बता दे कि ऐसे गोल घूम के ये क्या बना देगा, एक वर्त बना देगा। अब जीवा जानते हो क्या? एक नाम हो रहा है यहाँ पे जीवा। जीवा किसे बोलते हैं? तो देखिए, इसके लिए लेता हूं मैं, और अब देखिए जरा ध्यान से। पहले पॉइंट के बारे में बता देता हूं। ये पॉइंट मान लेते हैं हम क्या, ये पॉइंट मान लेते हैं हम P। ओके, ठीक है, सही है। ये पॉइंट मान लेते हैं हम Q, कैपिटल Q। थोड़ा सही ढंग से लिख देते हैं, कैपिटल Q। ये पॉइंट P, ये कैपिटल Q, और ये इनके बीच की जीवा, दो बिंदुओं के बीच की जीवा क्या होती है ये भी आपको बेसिक बताना पड़ेगा। क्या बता देता हूं चलो। त्रिज्या क्या होती है किसी भी वृत्त की? आदि। और व्यास क्या होता है? व्यास जो होता है ना वो उसके सेंटर से गुजरता है। दो बिंदुओं के बीच का ही होता है वो भी वृत्त के, पर वो उसके सेंटर से गुजरता है। और व्यास जीवा में बस इतना ही अंतर होता है, जीवा आप कहीं से भी गुजार सकते हो, सेंटर से जरूरी नहीं है। मतलब जो व्यास होता है ना वो कोड का ही एक पार्ट होता है। कोड आप कहीं से भी खींच सकते हो एक वृत्त में, पर व्यास आप सेंटर से ही खींचोगे। जो व्यास है ना वो भी एक कोड है, पर सभी कोड व्यास नहीं है। ये चीज आप अगर किसी को समझ में आई है तो अच्छा है, और नहीं देखिए आगे देखिए। अब इस पे मैं एक टेंजेंट और खींचना चाह रहा हूँ। टेंजेंट मतलब स्पर्श ज्या बोलते हैं उसे इंग्लिश में। तो देखिए वो भी खींचूंगा मैं अभी यहाँ पे, ऐसे करके ये खींच दी मैंने। क्या? स्पर्श ज्या। स्पर्श ज्या जो किसी भी, ये जो कर्व दे रखा है ना उसके किसी भी एक पॉइंट से गुजरती हो उसे ही बोलते हैं हम स्पर्शा। तो ऐसे बन के ये पूरा वर्त बन रहा है, हम यहाँ से भी गुजार सकते हैं यहाँ से भी, पर हमने एक बार यहाँ से एक टेंजेंट मतलब स्पर्श या गुजार के देखी। ठीक है, यहाँ से गुजार दी क्यू पॉइंट से, क्यू पॉइंट से गुजार दी। ठीक है, ये इसकी टेंजेंट है, इसको लिख देते हैं हम। ये इसकी क्या है? टेंजेंट। ओके, इतना समझ में आ गया। और ये क्या थी? कोड मतलब जीवा, और ये है कैपिटल एस मतलब चाप। इतना हमें समझ में आ गया तो बस, और ज्यादा हमें दिक्कत नहीं लेनी पड़ेगी। अब देखो यहां से हम एक लंब खींचते हैं, लंब डालते हैं इसके ऊपर। तो देखिए ऐसे हमने एक लंब डाल दिया इसके ऊपर, ऐसे लंब डालते हैं मतलब लंब जैसा दिखना भी चाहिए वो। तो ऐसे करके हमने कुछ इसके ऊपर लंब डाल दिया। ठीक है, और ये इसके लंबवत है, थोड़ा सा इसके लंबवत नहीं दिख रहा है, पर इसे मानना पड़ेगा आपको, क्योंकि
ठीक है, ये 90 डिग्री का ऐसे कोण बना रहा है। एक बार मान के देख लो यार, थोड़ा परफेक्ट नहीं बना है तो क्या है, एक बार ऐसे मान के देख लो कि ये इसके ऊपर लंब डाल रहा है और वो ऐसे 90 डिग्री। इतनी चीजें मैं क्यों कर रहा हूँ अभी पता चल जाएगा आपको। और इनको थोड़ा डार्क कर देते हैं जिससे आपको थोड़ा और समझ में आए। ओके, ऐसे इसके ऊपर लंब डाल रहा है। इतना समझ में आ गया, बहुत है इतना, ठीक है। और इसे हम एक पॉइंट दे देते हैं आर। आर से इसे डिनोट कर देते हैं। भैया इसके साथ भेदभाव हो गया, इसे पी से कर दिया, क्यू से कर दिया, इसे भी तो किसी से डिनोट करें। ठीक है, इतनी चीजें समझा दी ना। अब देखो ये क्या है, कोड मतलब जीवा, ठीक है। ये क्या है, चाप आर्क एस, और ये क्या है, टेंजेंट। इतना समझ में आ गया ना। अब देखो, अब हमें एक चीज पता है, क्या पता है, कि जो ये चाप जो है ना आर्क, वो कोड से बड़ा है, ये तो पता है ना। ये देखो इतनी जगह घेर रहा है ये रेखा, और ये रेखा देखो ऐसे घूम के यहाँ पे आ रही है। मतलब ये तो पता चल रहा है, इसको अगर हम चाप को अगर हम ऐसे सीधा कर दे तो इससे बड़ा जाएगा। तो देखो एक चीज अगर मैं लिखना चाहूं, क्या, अब हमारा मेन डेरिवेशन शुरू होगा। इतनी इंपॉर्टेंट लॉजिकल चीजें मैंने आपको बता दी है। अब देखिए, चाप जो है मतलब जीवा जो है, जीवा पी क्यू, पी क्यू ही है ना जीवा। देखो वो किससे छोटी है, चाप एस से, चाप पी क्यू से। ओके, चाप पी क्यू मतलब कैपिटल एस पी क्यू। और ये तो इससे बड़ा है, आर्क है ना वो कोड से बड़ा है, ये चीज पता है। अब इसे और इसे आपस में जोड़ दिया जाए तो वो इस चाप से भी बड़ा नहीं हो जाए क्या, हो जाएगा क्या। इसे जोड़ दे और इसमें इसे जोड़ दे, ठीक है, इसे और इसे आपस में जोड़ दे तो वो एस से भी बड़ा हो जाएगा। तो इससे भी बड़ा क्या है, पी आर प्लस क्यू आर, ये चीज इससे भी बड़ी है, ठीक है। तो ये चीज हमने लिख दी, ये हमने क्यों लिखी आपको अभी पता चल जाएगी। तो अब देखते हैं हमें क्या करना है, एक चाप का इसकी जीवा से अनुपात, जीवा से अनुपात निकालना है, मतलब इन सभी में जीवा का डिवाइड करना पड़ेगा। अब जीवा पी क्यू का इन सभी में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो डिवाइड बाई जीवा पी क्यू, इससे इसे डिवाइड करना पड़ेगा तभी तो हमें अनुपात का पता चलेगा, बिना डिवाइड के अनुपात का कैसे पता चल सकता है। तो आप देखिए जरा ध्यान से, तो इसमें जीवा पीक्यू में जीवा पीक्यू का डिवाइड किया तो क्या आया, 1 आया। और लेस देन चाप पीक्यू में हम डिवाइड करते हैं किसका, जीवा पीक्यू का। और यहाँ पे ये ऐसे नाम नहीं लिख रखा चाप जीवा, तो यहाँ पे सिर्फ पीक्यू ऐसे लिखते हैं, जीवा नहीं लिखेंगे जिससे आप कंफ्यूज ना हो। तो पी आर और पार्शियल डिवाइड कर देते हैं, पी आर बाई पी क्यू प्लस क्यू आर बाई पी क्यू। स्टेप खाना सीखो आप, मैंने आपको पहले भी बताया, नहीं तो इनका टोटल में डिवाइड करते और फिर नेक्स्ट स्टेप में हमें पार्शियल डिवाइड करके लिखना होता, इससे अच्छा हमने ऐसे ही कर दिया, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, पी आर बाई क्यू ये एक सही है, इसका हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये चा बट्टा जीवा सही है, इसका भी हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कुछ कहाँ कर सकते हैं हम, पी आर बाई पी क्यू, पी आर बाई पी क्यू ये है पी आर बाई पी क्यू। तो आपको ये समकोण त्रिभुज दिख रहा होगा, थोड़ा बहुत नहीं दिख रहा है पर आप यार मान के देख लो, ये समकोण त्रिभुज ऐसे ऐसे मान लो एक बार आप, ठीक है। और ऐसे भी नहीं मानते ना तो मैं इसको थोड़ा सेट ही कर देता हूँ यार, बिना फालतू में। अब लगेगा आपको ये समकोण त्रिभुज पक्का ही, ठीक है। अब नहीं लगा ना तो देख लेना फिर। ओके, और इसे फिर ऐसे कर देते हैं, अरे यार। ओके, थोड़ा सा देख लीजिए बस, ऐसे कोई ये वक्र है और यहाँ पे ये क्या था, ये कैपिटल एस है। ओके, अब आपको दिख रहा होगा ये पूरा का पूरा समकोण त्रिभुज, अभी नहीं दिख रहा था तो अब दिख रहा होगा।
अब तो है ना ये समकोण त्रिभुज, अब तो दिख रहा है ना। तो अब देखिए पी आर बाई क्यू आर क्या है, पी आर बाई क्यू आर। तो इसे हम क्या, साइन थीटा का फॉर्मूला बताओ पहले तो आप। लाल बट्टा कक्का के हिसाब से लंब बट्टा कर्ण होता है, ठीक है। तो ये पी आर क्या, इसका लंब है समकोण त्रिभुज का, और पी आर बाई कर्ण, कर्ण क्या होता है, कर्ण है ये देखो पी आर बाई पी क्यू, ये पी क्यू है। तो मतलब ये साइन थीटा वाली चीज वैल्यू वो कर रहा है ना, इसे हम क्या मान लेते हैं, एल्फा नाम का कोण मान लेते हैं इसे, कि ये इन दोनों के बीच का एल्फा नाम का कोण है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ये चीज मैं आपको जो बता रहा हूं ना वो कोई बताता नहीं है, ड्राइव करके तो बिल्कुल ही नहीं बताता है। और क्वेश्चन आ जाता है ना जब एग्जाम में, तब हो जाती है देखो उसकी जोर की, मतलब उसकी तो क्या हो जाती है, नंबर ही कट जाते हैं बेचारे की। एक फिर चाप पी क्यू अपॉन जीवा पी क्यू, ये ऐसे का ऐसा आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा मैं आपको लॉजिक समझाना चाह रहा हूँ, इससे ज़्यादा देर लग रही है और कोई नहीं है। पी आर बाई पी क्यू साइन एल्फा आ गई इसकी वैल्यू। तो अब जरा ध्यान से देखो, क्यू आर बाई पी क्यू, क्यू आर का क्या कहाँ है, क्यू आर ये है बाई पी क्यू, क्यू आर बाई पी क्यू, क्यू आर बाई पी क्यू। कोस एल्फा का क्या फॉर्मूला होता है, लाल बट्टा कक्का मतलब आधार बट्टा कर्ण। देखो ये आधार है ना और ये कर्ण है, तो ये मतलब क्या बन गया, कोस एल्फा, साइन एल्फा प्लस कोस एल्फा। अब एक बार मान के देखो आप कि ये क्यू पी की तरफ जा रहा है, मानना क्या मानना, मानना तो पड़ेगा ही भाई, मैथ पढ़ रहे हैं हम, हमें जीवन के हर एक पड़ाव पे हमें मानना पड़ेगा कुछ ना कुछ, तभी हमें कुछ हासिल होगा, ठीक है। तो हम लिख देते हैं मानना, रेड पेन से मानना, क्या क्या मानना हमने, ऐसे तो कुछ भी मान सकते हैं पर हम मानेंगे क्या, पी क्यू की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है, धरती धीरे धीरे विनाश की तरफ बढ़ रही, अरे यार क्यों धीरे धीरे पी की तरफ बढ़ रहा है, क्यों धीरे धीरे पी की तरफ बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है, अर्थात अर्थात एल्फा धीरे धीरे जीरो की तरफ बढ़ रहा है। एक बार ध्यान से सोच के देखो, क्यों पी की तरफ धीरे धीरे बढ़ेगा, मतलब ये लाइन ऐसे होती जाएगी धीरे धीरे, मतलब एल्फा कोण क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, एल्फा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब क्यों पी की तरफ बढ़ेगा, एल्फा जीरो की तरफ बढ़ेगा, एल्फा जीरो की तरफ बढ़ेगा तो यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे भी जीरो, साइन एल्फा की, साइन जीरो की वैल्यू जीरो और कोस जीरो की वैल्यू वन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टोटल जीरो प्लस वन क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, तैल का मच जाएगा और क्या आ जाएगा, एक लेस देन चाप पी क्यू बाई जीवा पी क्यू, लेस देन इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, टोटल की वन आ जाएगी, ठीक है। इतनी चीज आपको समझ में आ गई ना, मतलब चाप और जीवा का अनुपात लेस देन वन हो सकता है और ग्रेटर देन वन हो सकता है। इससे हमें क्या चीज समझ में आ रही है, इससे हमें चीज समझ में आ रही है कि चाप और जीवा का अनुपात हमेशा एक होगा, एक से ना कम होगा ना एक से ज्यादा होगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो ये पॉइंट बना के मैं नीचे लिख देता हूं अभी कि क्या, ये चीज तो आप लिख लीजिए और ये पॉइंट बना के लिख देते हैं अभी कि चाप मतलब एक आर्क और उसकी जीवा कोड का अनुपात कभी कभी नहीं, सदैव सदैव एक होता है और एक के अलावा कुछ नहीं होता, सदैव एक होता है। ये डबल इन्वर्टेड कोमा है, ऐसे मत समझ लेना ऐसे क्या कर दिया, ये 12 सिंगा बना दिया, होता है। ये लाइन लिख लो, ये लाइन बेहद इंपॉर्टेंट है, आपको ऑप्शनल एग्जाम में पूछी जा सकती है और वैसे आपको पूछा जाए तो ये पूरा का पूरा डेरिवेशन आपसे पूछा जा सकता है। कैसा लगा, लॉजिकल ना, और मजा आया तो लाइक सब्सक्राइब करना बनता है, और सब कुछ समझ में आया तो ठीक है। ये हो गया हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर। अब हम चलते हैं इससे भी इंपॉर्टेंट चीज पे, जो हमारा मेन चैप्टर है। मेन चैप्टर तो हमने कब का ही स्टार्ट कर दिया, पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, जो मतलब अंकित क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो इन्हीं से ही पूछे जाएंगे। तो क्या है, देखो इंपॉर्टेंट मैंने पहले से, इंपॉर्टेंट ही नहीं मैंने वेरी इंपॉर्टेंट लगाया, क्या है, विभिन्न रूपों में चाप के अवकलज, डिफरेंशियल आर्क्स इन वेरियस
फॉर्म्स, मतलब विभिन्न रूप है ना, अलग अलग तरह के रूप, उनमें चाप का अवकलन। अब अलग अलग तरह के रूप कौन कौन से होते हैं? अलग अलग तरह के रूप, एक होती है कार्टेशियन फॉर्म, एक होता है पोलर फॉर्म, और एक क्या होता है, एक क्या होता है तीसरी मैं भूल गया, एक होते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक है, तो एक तो होता है कार्तीय रूप, एक होता है ध्रुवीय रूप, एक होता है प्राचलिक रूप। उन तीनों फॉर्म में हम अलग अलग तरह के फॉर्मूले ड्राइव करेंगे। ड्राइव क्या बोल रहा हूं मैं, ड्राइव करेंगे, न कि ऐसे के ऐसे लिख देंगे। ड्राइव करके अच्छी तरीके से उनकी ट्रिक बना के पढ़ेंगे, फिर उनके क्वेश्चन अगले लेक्चर में करेंगे। तो ये मैं आपको बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं। अभी अभी का टाइम एकदम कीमती है, तो देखिए जरा कार्तीय रूप देखिए अब ध्यान से। क्या होता है कार्तीय रूप? कार्तीय रूप इसे इंग्लिश में बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म, शायद ऐसा आएगा स्पेलिंग में, कार्टेशियन फॉर्म। अब जरा ध्यान से देखो, कार्टेशियन फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में जो फंक्शन होता है वो एक्स और वाई में होता है। तो इसके दो केस आएंगे, और उन दो में से जो फॉर्मूले है ना, उनसे मैं देखो आपको छोटे छोटे फॉर्मूले ड्राइव करके दिखाऊंगा, मजा आ जाएगा। मतलब ऐसे कोई नहीं करवाता आपको, सिर्फ मैं करवाऊंगा, बस बने रहिए वीडियो के। क्योंकि है ना, मैं ये फॉर्मूले आपको ड्राइव करके बताऊंगा ना, तो फिर उससे सारी चीजें कवर हो जाएंगी। फिर आपको एग्जामिनर घुमा के भी क्वेश्चन पूछेगा ना, तो आप कहीं से भी निकाल के वो करके आ सकते हो। ठीक है, नहीं तो आपको कोई डायरेक्ट आंसर हटा देता है ना ये फॉर्मूले, तो उनसे ज्यादा कुछ नहीं होता। मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा साथ ही साथ। तो कार्तीय रूप में हम केस वन देखें, अगर केस वन देखें जिसमें y इज इक्वल टू एफ एक्स है, y इज इक्वल टू एफ एक्स है, तो वो करके देखते हैं हम पहले। तो जरा ध्यान से देखिए, y इज इक्वल टू एफ एक्स दे रखा है, तो ds एस क्या है, कैपिटल एस क्या है, कोई आर्क है, चाप है, ds बाई उसका किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, जो हो यहाँ पे स्वतंत्र चर इंडिपेंडेंस वो दे रखा है ना वेरिएबल, उसके रिस्पेक्ट में करेंगे। एक्स के जिसके बराबर में दे रखा है उसके रिस्पेक्ट में नहीं करते, जो यहाँ पे दे रखा है ना फंक्शन में जो वेरिएबल काम में आ रहा है उसके रिस्पेक्ट में करेंगे इसका डेरिवेटिव। तो क्या आता है ये आपको ध्यान में रखना है। पहली बात तो क्या होता है, वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स की होल स्क्वायर, वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स की होल स्क्वायर। ठीक है, अब डी वाई बाई डी एक्स इतनी तो आपको आती हो, मैंने आपको बेसिक बताया था ना, याद है क्या आपको, पार्शियल डिफरेंशिएशन का आपको बेसिक बताया था। तो उसमें ग्राफ का बेसिक बताया था, सॉरी ग्राफ का बेसिक बताया था ना, उसमें प्लेलिस्ट में जाके देखो जरा आपकी ग्राफ की ढाल कौन सी होती है, ढाल के बारे में बताया था मैंने। ढाल यानी स्लोप, स्लोप को किससे डिनोट करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स से। तो यहाँ पे आपको डी वाई बाई डी एक्स दिख रहा है। और दूसरी फॉर्मूला और बताया था मैंने आपको, क्या, इसे टेंजेंट और कहा जाता है। टेंजेंट क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका दूसरा फॉर्मूला क्या है, टेन थीटा, इसे टेन थीटा से भी करते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स को क्या मैं टेन थीटा लिख सकता हूँ, लॉजिक, टेन थीटा नहीं, यहाँ पे हम टेन साई मानेंगे। ठीक है, सारी जगह साई काम में लेना है, और फिर जो पोलर फॉर्म है ना उसमें फाई मानेंगे। ये चीज मैं आपको याद करवा दूंगा, मतलब आप कंफ्यूज नहीं रहोगे, बस बने रही। टेन फाई ले लिया, साई साई सॉरी, तो ds बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, रूट में वन प्लस टेन स्क्वायर साई। और अगर आपके मन में है ना, दिल में थोड़ी सी भी ट्रिग्नोमेट्री बच्ची है ना, तो आप इसका बता दो कि वन प्लस टेन स्क्वायर साई, वन प्लस टेन स्क्वायर साई क्या होता है, वन प्लस टेन स्क्वायर साई क्या होता है, बच्चे बच्चे को बताए, आपको नहीं पता है तो अब पता चल जाएगा, सेक स्क्वायर साई। ठीक है, सेक स्क्वायर साई, और सेक स्क्वायर से रूट कट गया, तो ds बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, ds बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई सेक साई। ओके, अब आपको याद तो ये भी रखना है, ये पहला फॉर्मूला तो ये आ गया, याद तो आपको ये भी रखना है, पर ज्यादा इसका कौन सा रूप पूछा जाता है, उल्टा, dx बाई डी एक्स, इसको उल्टा कर देते हैं dx बाई डी एक्स। और मेरे हिसाब से आपको इतनी भी ट्रिग्नोमेट्री आती होगी यार, इतनी ट्रिग्नोमेट्री आती होगी कि इसका उल्टा कर दो आप। कैसे करोगे, dx बाई डी एस हो जाएगा, पहली बात तो ये dx बाई डी एस। ठीक है, और इसका उल्टा करोगे सेक साई का, तो सेक साई को क्या बोलते हैं, वन बाई कोस साई, तो सेक साई क्या हो जाएगा, कोस साई हो जाएगा। इसका उल्टा हमने कर दिया तो कोस साई आ जाएगा,
सेक साई का उल्टा कोस साई। तो इसको आपको ज्यादा ध्यान में रखना है। फॉर्मूले तो दोनों ही काम के, एक फॉर्मूला याद रहेगा तो आपको दोनों फॉर्मूले अपने आप याद रह जाएंगे। मतलब ये पूछेगा ना तो आप इससे उल्टा करके ये निकाल सकते हो। ठीक है, ये इसकी सिंपलेस्ट ट्रिक है। और भी बताऊंगा मैं, एक जुगाड़ है मेरे पास, इतनी सिंपल ट्रिक है, उससे आप याद करोगे ना तो आहा आनंद ही कुछ हो रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गए आपके ये दो फॉर्मूले। अब हम निकालेंगे क्या, केस 2 के बारे में चर्चा करते हैं। केस 2 क्या है, केस 2 है, ये तो था केस 1। केस 1 में y इज इक्वल टू एफ एक्स लिया। अब लेंगे दरार बीच में, ठीक है, बीच में दरार खींच दी और इसको थोड़ा साइड कर दिया, साइड कर देते हैं। और इस तरफ क्या करते हैं, केस नंबर हमारा जो 2 है उसके बारे में चर्चा, केस 2। तो भैया तैयार हो जाइए, केस 2 की बारी आ गई है जिसमें हम y इज इक्वल टू एफ एक्स नहीं लेंगे, x इज इक्वल टू एफ वाई लेंगे। ठीक है, और इसमें d मतलब s का किसके रिस्पेक्ट में होगा, इसमें s का किसके रिस्पेक्ट में होगा, जरा ध्यान से देखो, s का इसमें ds बाई dy के रिस्पेक्ट में होगा। जो यहाँ पे होता है ना उसके रिस्पेक्ट में होता है, जो स्वतंत्र चर होता है। तो रूट में क्या आएगा, 1 प्लस dx बाई dy, dx बाई dy की होल स्क्वायर। ठीक है, तो एक बार जरा ध्यान से कॉन्सेप्ट लॉजिक लगा के देखो, dy बाई dx क्या होता है, टेन साई। यहाँ पे इसका उल्टा दे रखा है dy बाई dx, यहाँ पे dx बाई dy। तो dx बाई dy का यहाँ का इसका उल्टा दे रखा है ना, dy बाई dx का उल्टा dx बाई dy। तो टेन साई का उल्टा क्या होता है, टेन साई का उल्टा कोट साई। अच्छा कोट साई होता है, तो जल्दी से लिख देते हैं इसका, इसको कोट साई लिख देंगे। ओके, कोट साई इसमें पुट कर देंगे, ds बाई dy इज इक्वल टू रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर साई। ठीक है, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर साई। अगर आपके दिल में थोड़ी सी भी ट्रिग्नोमेट्री और बची है, वो तो थोड़ी थी, अब थोड़ी और बची है, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर साई का आपको फॉर्मूला पता होगा, क्या होता है, कोसेक स्क्वायर साई। और स्क्वायर से क्या कट जाएगा, अरे यार कोस क्यों लिख रहा हूं, कोसेक स्क्वायर साई, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, जिससे फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ds बाई dy का कोसेक साई। अब आपको ये फॉर्मूला भी ध्यान में रखना है, पर इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इसका उल्टा। आजकल दुनिया उल्टी है, उल्टी चीजें ज्यादा ध्यान में रहती हैं, तो आपको भी उल्टा ही ध्यान में रखना है इसका। ये ज्यादा पूछा नहीं जाएगा, इसका जो उल्टा है ना, मतलब dy बाई ds, और इसका उल्टा क्या होता है, कोसेक साई का साइन साई। ये मोस्ट वांटेड है क्योंकि साइन साई कोस साई इनका इलाका है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन साइन साई और कोस साई की पूछे जाते हैं। तो ये चारों फॉर्मूले याद रख लेने। अब बारी आ गई है जिसका आप इंतजार कर रहे थे, अब वो समय आ चुका है कि इनकी भैया ट्रिक भी बता दो हमें। ट्रिक क्या है, ds बाई dx इज इक्वल टू सेक साई। आपको अगर एबीसीडी आती है, एबीसीडी आती है ना, ठीक है, बस हो गया काम, मतलब समझ लो हो गया काम। x पहले आता है या y पहले आता है, एबीसीडी पूरा बोल के मत देखो, डायरेक्ट x y z। अच्छा x पहले आता है, तो देखो ds बाई dx दे रखा है, मतलब x के रिस्पेक्ट में दे रखा है। अब जरा साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक इस तरीके से आपने याद किया है ना, तब ठीक है। तो पहले सेक बोलते हो आप, ये कोसेक बोलते हो, पहले सेक आता है। ठीक है, तो जब x मतलब पहला आ गया, ठीक है, y बाद में आता है, तो पहली चीज आ गई ना, तो पहली चीज ही आएगी, सेक साई पहले आएगा। यहाँ पे देखो y, x के बाद में y आता है और सेक साई के बाद में कोसेक साई आता है, तो यहाँ पे कोसेक साई। मैंने भी इसी तरीके से याद किया, बस आपको ऐसे याद कर लेना। अब ये एक चीज याद हो गई ना, मतलब x के रिस्पेक्ट में आ गया, x के रिस्पेक्ट में आ गया, तो पहली चीज x है और यहाँ पे पहली चीज सेक साई है, तो सेक साई। ठीक है, अब इसका उल्टा कर देते हैं तो कोस साई आ जाता है। दो फॉर्मूले एक से याद। अब आपको ds बाई dy का फॉर्मूला पूछ लिया, तो x के बाद में आता है y और सेक के बाद में आता है कोसेक। तो x वाले में तो सेक था, y वाले में क्या आ जाएगा, कोसेक साई। अरे वाह, इसका कोसेक साई फॉर्मूला, इसका ही उल्टा कर दिया तो क्या आ गया, साइन साई फॉर्मूला। समझ में आ गया ना, इतनी अच्छी ट्रिक है, मजेदार। और आपको इन दोनों चीजों को भी ध्यान में रखना, क्या, ds बाई dx और ds बाई dy। इन्हीं से तो ये सारी चीजें निकलेंगी। ये तो क्या था, दिमाग खोलने के लिए था बस आपको। मेन तो आपको ये चारों फॉर्मूले ध्यान में रखने हैं, और जिनकी मैंने आपको ट्रिक बताई थी। और ठीक है, अब देखिए आगे, आगे देखते हैं। क्या इतना हो गया ना, अब देखते हैं क्या, कार्तीय रूप तो हमने देख लिया, अब देखते हैं पोलर फॉर्म।
सेकंड नंबर चीज, पोलर फॉर्म मतलब ध्रुवीय रूप, ध्रुवीय रूप, ध्रुवीय, ध्रुव तारा। ओके, पोलर फॉर्म क्या लिख रहा हूं, पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म कौन सी होती है, आपने आज तक नहीं पढ़ी पर अब से आपको पढ़नी पड़ेगी। आज से जब आप छोटे थे तो आप हमेशा कार्तीय रूप मतलब कार्टेशियन फॉर्म पढ़ते थे। मतलब इसमें क्या होता था, अक्सर वाई इनमें ही दे रखा होता था फंक्शन, और इन्हीं के बारे में करना होता था जो करना होता था। ठीक है, अब से दो फॉर्म और बढ़ गई है आपके, कौन कौन सी, एक तो पोलर फॉर्म ध्रुवीय रूप, जैसे उसमें एक्स और वाई होते थे, इसमें आर और थीटा होता है। समझ में आ गया ना, इसमें आर और थीटा होता है। तो केस वन डायरेक्ट लेते हैं हम बिना देरी किए, केस वन उसी की तरह होगा, बस ज्यादा कुछ नहीं है, जरा ध्यान से देखिए बस। केस वन क्या लेंगे, आर इज इक्वल टू फंक्शन जो दे रखा है वो थीटा के रूप में दे रखा है, मतलब आर इज इक्वल टू साइन थीटा दे दे, आर इज इक्वल टू कोस थीटा दे दे, आर इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा सेक थीटा इंटू कोस थीटा, ऐसे करके कुछ भी दे दे। मतलब उसमें तो अक्सर वाई में फंक्शन देते थे, इसमें आर और थीटा में देते हैं। ठीक है, तो आर इज इक्वल टू पूछा है, ये हमारा केस वन है, तो इसको कैसे करेंगे, डी एस बाई थीटा के रिस्पेक्ट में होगा जो यहाँ पे होता है, इज इक्वल टू रूट आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा की होल स्क्वायर। अब आपको ये फॉर्मूला कैसे याद रखना है मैं बता दूंगा इसी से, क्योंकि आपको निकालना पड़ेगा। आर इज इक्वल टू एफ थीटा दे दे, आर इज इक्वल टू एफ थीटा दे दे, मतलब आर इज इक्वल टू आ जाए ना फंक्शन, तो आर का स्क्वायर और इसका डेरिवेटिव का स्क्वायर आ जाएगा, आर का स्क्वायर और इसका डेरिवेटिव का स्क्वायर, न कि थीटा आएगा यहाँ पे। ठीक है, आर का स्क्वायर प्लस इसका डेरिवेटिव का स्क्वायर, ऐसे आ जाएगा। अब इसे तो आपको डायरेक्ट याद रखना है, ये तो इतना ही था। अब जो केस टू वाला फॉर्मूला बनेगा ना, उसमें छोटे छोटे फॉर्मूले निकलेंगे, वो भी आपको ध्यान में रखने होंगे। इसमें तो इतना ही है, अब लेते हैं डायरेक्ट केस टू। ठीक है, केस टू की बारी आ गई है, एस टू थीटा इज इक्वल टू एफ आर, ऐसे दे दे फंक्शन, मतलब आर का फंक्शन और थीटा इज इक्वल टू में दे रखा हो, तो क्या करेंगे, डी एस बाई डी आर हो जाएगा, डी एस बाई डी आर, आर के रिस्पेक्ट में जो यहाँ पे होता है, और रूट में क्या आ जाएगा, वन प्लस आर डी थीटा बाई डी आर की होल स्क्वायर। अब एक फॉर्मूला होता है, ये तो आपको ध्यान में रहेगा। ठीक है, ये तो केस वन तो इतना ही होता है, तो इसे हम कर देते हैं साइड में। अब केस टू से छोटे छोटे फॉर्मूले निकलेंगे, जैसे उसमें कार्टेशियन फॉर्म में दोनों से निकले थे फॉर्मूले, साइन और कोस टेन कोट इनके। ठीक है, तो इनको देख लीजिए आप, ऐसे था नहीं, ये कहीं छूट गए बेचारे, ऐसे आ गए। ठीक है, अब देखिए एक चीज होती है आपको ध्यान में रखनी है, वो टेन, यहाँ पे क्या आएगा, टेन फाइव, ऐसे ध्यान में रखना है। इनमें इनमें कैसे, फाइव ध्यान में रखना है, उसमें साई था, इसमें कसाई नहीं, फाइव है इसमें। ठीक है, टेन फाइव, टेन फाइव की वैल्यू क्या होती है, आर डी थीटा बाई डी आर। ये चीज़ आपको वैसे ही रटने के हिसाब से ध्यान में रखनी है, और इसके बारे में मैं आगे आपको बता भी दूंगा। ठीक है, ये चीज़ आप रट लो। तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, हाँ ठीक है, तो ये क्या हो गया, टेन फाइव हो गया, ये टेन फाइव हो गया, टेन फाइव हो गया। तो अब आगे देखते हैं, डी एस बाई डी आर उसी की तरह करना है जैसे उसमें किया था, वन प्लस टेन स्क्वायर फाइव। ओके, पर इसमें दो कंडीशन नहीं है, इसलिए आप सोच रहे होगे, पर आगे सोचना थोड़ा। वन प्लस टेन स्क्वायर साई मतलब क्या आ जाएगा, वन प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर। ओके, सेक स्क्वायर मतलब स्क्वायर से एक कट जाएगा, और डी एस बाई डी आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, शेक साई। अब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब इंपॉर्टेंट तो है, सब कुछ है इंपॉर्टेंट जो मैं आपको करवा रहा हूं, पर अगर कंपैरिजन किया जाए तो ये ज्यादा है। इसका उल्टा कर देते हैं, डी आर बाई डी एस इज इक्वल टू कोस फाइव। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ये दोनों चीजें एक चीज ध्यान में रहेगी तो अपने आप ही दूसरी चीज। अब आपको इसे याद कैसे करना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले मैं आपको क्या बताऊंगा, साइन का और फॉर्मूला निकाल लेते हैं यार। ऐसे क्या, पहले भेदभाव नहीं करेंगे हम, साइन का और निकालेंगे। तो साइन का किस से निकालेंगे,
दूसरी तो ये पहली कंडीशन से तो कुछ निकला ही नहीं, और दूसरी कंडीशन से कोस वाला निकला, तो अब साइन वाला कैसे निकालेंगे, आप ये सोच रहे होंगे। अब देखते हैं इसका, बीच में पहले तो दरार, ठीक है, फिर क्या करते हैं, हवन। अब देखिए, अब देखिए, देखो तो यहाँ पे देखो, मेरी तरफ क्यों देख रहे हो, ठीक है। आपको पता हो तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, मैं इतनी ट्रिग्नोमेट्री नहीं पूछ रहा आपसे आगे। टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाई कोस थीटा होता है ना, तो साइन थीटा को यहीं पे रखे, कोस थीटा को उधर ले जाए, तो साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा इंटू में कोस थीटा। अब कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है, डी आर एस। अरे ट्रिक बता दी मैंने आपको यार, जल्दी जल्दी, पर मैं यहाँ पे थीटा क्यों लिख रहा हूँ, एक चीज यार बस, ये मेरे से गलती हो जाती है बार बार में, ठीक है। यहाँ पे आप फाई लिखो न कि थीटा, फाई, दिस इज फाई एंड आल्सो फाई, ओके। अब आगे देखते हैं, टेन फाई की वैल्यू क्या है, आर डी थीटा बाई डी आर, ये आर है, ठीक है, इनटू में कोस फाई की वैल्यू डी आर एस, डी आर एस, डी आर बाई डी एस, मतलब डी आर से डी आर कट गया, क्या बचा, आर डी थीटा बाई डी एस, ठीक है। ये बचा क्या, साइन फाई की वैल्यू आ गई है, और इसे मैं डब्बे में बंद कर देता हूँ, और इस चीज़ को आप रख लो क्या, ये याद, ओके, इस चीज़ को भी याद रख लो। तो ये दो चीज़ें आ गई, कोसेक वाली जाने दो भाड़ में, उसे याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, पर आप याद रखना चाहो तो इसका उल्टा कर दो, वन बाई आर डी एस बाई डी थीटा, वो होगी कोसेक आएगी, पर वो ज़्यादा काम में नहीं आएगी। ये तीन चीज़ें आप याद रख लो, उनमें भी ये दो चीज़ें ज़्यादा याद रख लो, क्योंकि साइन और कोस का इलाका है ट्रिग्नोमेट्री। तो अब इसकी भी ट्रिक बता दूं क्या मैं आपको, है इसकी ट्रिक बता देता हूँ। डीआरएस मेथड होता है ना क्रिकेट में, आपको नहीं पता है तो भी क्या, डीआरएस याद रख लो, बस रट लो, मेरे से लग जाओगे। डीआरएस, डीआर बाई डीएस मैंने भी ऐसे याद किया था, तो कोस साई इसका फॉर्मूला आ जाएगा, और आपको शेख साई का करना है तो उसका उल्टा कर लो, ठीक है, समझ में आ गया ना। और साइन साई का फॉर्मूला आर डी थीटा बाई डी एस, ये थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा। बस टेन साई, टेन फाई और साइन फाई में अंतर कितना होता है, इसमें आर डी थीटा बाई डी आर होता है, इसमें बट्टा में आर होता है, इसमें बट्टा में एस होता है, बस इतना ही अंतर होता है, और ज्यादा अंतर इसमें नहीं होता। अब हम पहले प्राचलिक रूप पैरामेट्रिक फॉर्म में जाने से पहले आपको चार इंपॉर्टेंट, ये तो मैंने आपको दिमाग में बता रहा हूँ ना, दिमाग खोलने के लिए किया है बस इतना, ये ड्राइव, इतने सारे फॉर्मूले निकाले छोटे छोटे, इतना सारा आपको समझाया, वो आपका दिमाग खोलने के लिए कि एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन पूछ ले आप बता सकते हो। पर क्वेश्चन में जो ज़्यादा काम में आएगा ना, वो चार इंपॉर्टेंट आपको फॉर्मूले लिखवा देता हूँ मैं, वो देख लीजिए आप। चार फॉर्मूले जो अगर ऐसे पूछे जाए ना, सबसे ज़्यादा कौन से काम आएंगे पास होने के लिए, तो वो ये चार फॉर्मूले हैं, ठीक है। देख लीजिए, लाल पेन में दिखा देता हूँ, ये पिंक पेन में दिखाता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा साइन, नहीं पहले हमने कौन सी कार्टेशियन फॉर्म की थी, तो साइन साई का फॉर्मूला, फिर कोस साई का फॉर्मूला, फिर साइन फाई का फॉर्मूला, फिर कोस फाई का फॉर्मूला। अब पहले साइन साई का फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो मैं अभी याद करवा दूंगा ट्रिक से। साइन साई, पहले तो आपको साई देखते ही इसका फॉर्मूला पूछ ले, और आप लगा दो ध्रुवीय रूप पोलर फॉर्म वाला, साइन साई पूछा है हमें, तो साई देखते ही पहले तो साई आता है कार्टेशियन फॉर्म में, और फाई आता है पोलर फॉर्म में, ठीक है। हमें पहली बात तो पता चल गई कि ये है ना कार्टेशियन फॉर्म में पूछा है। फिर कार्टेशियन फॉर्म में पूछा है तो साइन साई की वैल्यू क्या होती है, साइन साई की वैल्यू क्या होती है, अच्छा साइन साई की, तो साइन मतलब कोसेक, इसका उल्टा कोसेक, और कोसेक आता है बाद में, वाई भी आता है बाद में, तो वाई के रिस्पेक्ट में तो क्या हुआ, डी वाई बाई डी एस, ये हुआ इसका। और कोस साई का उल्टा सेक साई, सेक पहले आता है कोसेक से, ठीक है, वो ट्रिक बताई थी मैंने, तो अक्स भी पहले आता है वाई से, तो क्या आ जाएगा डी एक्स बाई डी एस, समझ में आ गया। अब साइन फाई, साइन फाई पूछ ले तो आपको चले जाना है सीधे किसमें, पोलर फॉर्म में, फाई आ गया पोलर फॉर्म में, फाई पोलर, ठीक है। फाई भी पी से चालू होता है, पोलर भी पी से चालू होता है, ठीक है।
ऐसे आप याद रख सकते हो। तो साइन फाइव पूछ ले, थोड़ा तो आपको यार ऐसे करना ही पड़ेगा, दिमाग खर्च, ऐसे मैं आपको पूरी चीजें माइंड में उतार दूंगा क्या। साइन फाइव का पूछ ले तो पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म मतलब पहले तो कोस फाइव का करते हैं DRS मेथड, आपको बताइए, और इसको आपको याद में रखना है। 10 में डिवाइड में आर आता है, इसमें डिवाइड में एस आता है, तो आर डी थीटा बाई डी एस याद आ गया होगा आपको, ठीक है। 10 फाइव में क्या होता है, आर डी थीटा बाई डी आर होता है, साइन में क्या होता है, आर डी थीटा बाई डी एस होता है, साइन में एस आता है तो यहाँ पे एस, याद है ना। तो ये है इंपॉर्टेंट, इनको आपको अगर पूछा जाए कि किन्हें सबसे ज्यादा ध्यान में रखना है, तो इन्हें सबसे ज्यादा ध्यान में रखना है। कॉपी में नोट करते जाओ यार, मतलब एक कॉपी ले ली और उसमें जो जो मैंने करवाए हैं वो सारे के सारे नोट करो, यही है जिंदगी, और क्या है। इतनी अच्छे तरीके से मैं आपको करवा दूंगा, कोई नहीं करवाता इतने अच्छी तरीके से BSc। और फिर ऐसे बोलते हैं ना BSc सबसे ज़्यादा नॉलेज, हाँ वो नॉलेज हमें मिल गई है, आप ऐसे बोल पाओगे, ठीक है। ये क्या आता है बीच में, प्लस, वो मेरी अलग चीज़ें हैं, ठीक है। वो पेज हो गया था फिर से, तो वो आ रहा है, उसे मैं कर दूंगा डिलीट, अभी कर ही देता हूँ। यहाँ तक तो हमने कर लिया, यहाँ तक कर लिया, इसे कर देते हैं, ठीक है। अब इसमें आ गए हम, ओके। अब हम करते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म, प्राचलिक रूप, प्राचलिक रूप, पैरामेट्रिक फॉर्म, तीसरी नंबर फॉर्म में आ गए, खुशखबरी बधाई हो, पैरामेट्रिक फॉर्म प्राचलिक रूप। नाम कितना अच्छा है ना, पैरामेट्रिक, स्पेलिंग का जरा, हाँ यही है पैरामेट्रिक फॉर्म, ओके। तो देखिए अब जरा ध्यान से, पैरामेट्रिक फॉर्म प्राचलिक रूप ये होती है एकदम सिंपल, इसमें एक ही फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, बस ज़्यादा आपको झंझटबाजी नहीं करनी है, ठीक है। पूछा क्या जाएगा, एक तो दे दिया जाएगा x इज इक्वल टू एफ टी, कोई फंक्शन, ठीक है, t उसमें वेरिएबल होगा, एक दे दिया जाएगा y इज इक्वल टू एफ टी, मतलब दो तो आपको फंक्शन दे दिए जाएंगे, ठीक है, जिनमें t वेरिएबल होगा, एक x बराबर एक y बराबर। तो उसका आप कैसे करोगे, उसका आप करोगे ds बाई डी टी के रिस्पेक्ट में, क्योंकि दोनों तरफ वेरिएबल t है तो t के रिस्पेक्ट में, इज इक्वल टू पहले x का t के रिस्पेक्ट में और उसका स्क्वायर, फिर y का t के रिस्पेक्ट में और उसका स्क्वायर। यही होता है इसका फॉर्मूला, आपको ज्यादा चीजें ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, इस फॉर्मूले को ध्यान में रख लो बस, ठीक है। तो हो गया आपका सब कुछ, ये देख लो, प्राचलिक रूप, पैरामेट्रिक फॉर्म, और ये 4 फॉर्मूले थे, ये ध्रुवीय रूप, ठीक है, पोलर फॉर्म, और ये आपकी कौन सी, कार्टेशियन फॉर्म, और आपको ट्रिक के साथ सारे फॉर्मूले बता दिए। ये देखो एक चाप है, इसकी जीवा का अनुपात, और ये बेसिक, ठीक है। तो सारी चीजें मैंने इस वीडियो में करवाई है, ये वो वीडियो है जो आप है ना, मतलब एग्जाम से पहले है ना भी अगर इसको देखो ना तो बहुत सारे फॉर्मूले आपके रिवाइज हो जाएंगे, ऐसी मैंने ये वीडियो बनाई है। तो आशा है इसने आपने पूरी अंत तक देखी होगी और इन्जॉय किया होगा, इन्जॉय करना सबसे बड़ी बात है। तो मतलब ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, बहुत सारे फॉर्मूले आपको ट्रिक से याद करवाए हैं और इनसे ही हो जाएंगे, मतलब क्वेश्चन की तो आपकी डिफ्रेंशिएशन की थोड़ी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। अगले लेक्चर में मैं क्वेश्चन करवाऊंगा ये आपको, आप एग्जाम के लास्ट टाइम पे भी इसे 2 गुना की स्पीड में देख सकते हो, जिससे आपके सारे फॉर्मूले फिर से रिवाइज हो जाएंगे, रिमाइंड हो जाएंगे, और फिर फॉर्मूले ही रखने हैं, फिर क्वेश्चन अपने आप ही हो जाएंगे, ठीक है। तो अच्छा लगा होगा आपको ये वीडियो, पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में ज़रूर लिखा करो कि ये हुआ है ये हुआ है, ठीक है, जिससे मेरे को पता चले और मैं मोटिवेशन लूँ और वीडियो अच्छी तरीके से बनाने का, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट और मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,